वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस पीटी का एग्जाम अक्टूबर में और आज से देखा जाए तो लगभग 32 डेज ही बाकी बचे हुए हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर रिवीजन सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एस पीटी के एग्जाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और यह बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। और उसी क्रम में आज इतिहास विषय का आगे का टॉपिक देखेंगे। इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मौर्य काल देखा था, मौर्य वंश में सम्राट अशोक और मौर्य इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इतना हमने पढ़ा था। इसके आगे आज देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब जब मौर्य इतिहास की बात हो रही है मौर्य वंश की, तो मौर्य काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिनको आप विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की और यह इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इससे राजनीति की जानकारी मिलती है। तो एक मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें कितने भाग थे, क्या कुछ था और किन किन पदों के बारे में इसमें बताया गया था। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। देखेंगे पहला तथ्य, मौर्यों का इतिहास या फिर मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख यही है। कौटिल्य के अन्य नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब मैकियावेली कौन थे? यह एक इटली के प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने द प्रिंस नाम की एक पुस्तक लिखी है और यह 1513 में लिखी थी इन्होंने, और वहाँ की ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है द प्रिंस। इसका नाम अगर आपने पुनर्जागरण काल पढ़ा होगा तो उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है ये। और ये वहाँ के एक दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, राजनीति में भी रहे। तो ये इटली से संबंध रखते हैं मैकियावेली, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ऐसे ही उपमाएं दे देते हैं। इसके बाद अगला तथ्य आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं जिनको अधिकरण कहा जाता है और 180 इसके उपभाग है जिसको प्रकरण कहते हैं। राजनीति की भाषा में इसको प्रकरण कहा जाता है और 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया है और डॉक्टर शाम शास्त्री जी ने सर्वप्रथम 1909 में इसको प्रकाशित करवाया था। तो ये हमने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ तथ्य देखे। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ पदों के बारे में वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं उनको। मंत्री पद का वर्णन मिलता है जो प्रधानमंत्री जिसका अर्थ होता था। पुरोहित यानी कि धर्म और दान विभाग का प्रधान कहलाता है। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता है। युवराज राजपुत्र कहलाता है, जो राजा का पुत्र होता है उसे युवराज कहते हैं। दौवारिक, राज के द्वार का जो रक्षक होता है उसको दौवारिक कहते हैं। अंतर्वैदिक, यह अंतरपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता, यह आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता, यह राज के कोषाध्यक्ष कहलाते थे। प्रशासता, यह कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टि, यह कमिश्नर कहलाता था। व्यवहारिक एक पद होता था जो कि प्रमुख न्यायाधीश कहलाते थे। नायक पद जो होता था वह नगर रक्षा का अध्यक्ष कहलाने वाला होता था। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष कहलाते थे। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल, दंडपाल उसे कहते थे जो कि सेना का एक सामान एकत्र करने वाला होता था। सेना का जो सामान रहे वो सारा एकत्र दंडपाल करता था। दुर्गपाल, जो दुर्ग का रक्षा करता था, यानी कि जो किला होता था उसका रक्षा करने वाला दुर्गपाल कहलाता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला कहलाता था। इसके बाद कर्णक का वर्णन मिलता है और कर्णक बोलते हैं लेखाकार को, जो रजिस्ट्रार होता है। पौर, पौर नगर का कोतवाल होता था। तो ये विभिन्न पद थे जो कि मौर्य प्रशासन के समय रहे होंगे और उसी का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इन पदों का वर्णन किया है। इसके आगे देखते हैं, मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तौशाली थी, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी और पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो ये चारों दिशाओं में अलग अलग राजधानियां रखी ताकि प्रशासन को चलाना आसान रहे। मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्री है और यूनानी लेखक मेगास्थनीज है, एक उनकी इंडिका पुस्तक है, वहाँ से भी मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों से भी इस संबंध की जानकारी मिलती है। आप सभी जानते होंगे अशोक ने अभिलेख और शिलालेख बनवाए थे और उससे भी मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो आगे जानेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन में क्या क्या स्रोत रहे और क्या क्या इसमें पद रहे, इनकी जानकारी लेंगे। प्रशासन के स्रोत क्या क्या रहे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका,
अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, ये सारे प्रशासन के स्रोत रहे। और केंद्र में कौन कौन रहा, इनके जो प्रशासन की इकाई थी केंद्र, उसमें सम्राट रहते थे, मंत्रीगण रहते थे, मंत्री परिषद होती थी और अध्यक्ष होता था। प्रांतों में मंत्री परिषद और राज्यपाल कुमार रहते थे। प्रांत का अनुक्रम किस प्रकार था, मंडल होते थे, मंडल के बाद आहार होते थे, स्थानीय कुछ संस्थाएं रहती थी, 2 द्रोणमुख रहते थे, खरवाटिक रहते थे, संग्रहण रहते थे और ग्राम। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इसके बाद अमात्य और सचिव होते थे। इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद या फिर निर्धारक कहा है। जो अमात्य उपधा परीक्षण की परीक्षा पास करता था वही मंत्री बनता था। मंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिणा कौन कहलाते थे, जो कि आधुनिक कैबिनेट के समान परिषद थी और मंत्रिणा में 4 या 5 सदस्य होते थे। इसके सदस्य युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित और संनिधाता होते थे। तो मंत्रिणा में जैसे कि आज का कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट जो होती है उसमें जो मंत्री होते हैं, उसी प्रकार उस समय मंत्रिणा होती थी और यह एक प्रकार की परिषद ही थी और इसमें कुछ 4 से 5 सदस्य होते थे, जिसमें युवराज होते थे, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित और संनिधाता। मंत्रिणा कार्यों में सलाह देती थी। मंत्रिपरिषद आकार में मंत्रिणा से बड़ी होती थी और यही अर्थशास्त्र की मंत्रिपरिषद एवं मैगस्थनीज की सुनिर्राई है। तो इन ग्रंथों में इसी प्रकार से वर्णन मिलता है। इसके बाद देखेंगे मौर्य प्रशासन की प्रगति। मौर्य प्रशासन की प्रकृति कैसी थी, यानी कि इसका स्वरूप कैसा था। यह भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन था जिसका जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के शासन को पुलिस राज्य कहा है, तो वहीं भंडारकर महोदय ने अशोक के शासन को राजकीय निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। और आगे देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में क्या स्वरूप था। मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा में ही निहित था। प्रशासन के प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। पतंजलि ने एक महाभाष्य रचा है और इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सभा का वर्णन मिलता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर होता था और पुरोहित, सेनापति, संनिधाता और युवराज सम्राट की मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य थे। तो जो सदस्य होते थे उनका चुनाव योग्यता के आधार पर होता था, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्षों के बारे में देखेंगे और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। पण्याध्यक्ष किसको कहते हैं, जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था उसे पण्याध्यक्ष कहते हैं। सुराध्यक्ष जो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था उसे सुराध्यक्ष कहते हैं। सूना अध्यक्ष यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहलाता था। गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष कृषि के अधीक्षक होते थे। सीता कृषि भूमि को भी कहा जाता है। अग्राध्यक्ष कहलाता था खान विभाग का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष कोष्ठागार का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलने वाला कहलाता था। और सूत्राध्यक्ष जो कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। सूत मतलब कताई बुनाई, सूत मतलब धागा होता है, तो उसी से ये बना है सूत्राध्यक्ष। फिर है लोहाध्यक्ष, यह धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। विविधाध्यक्ष चारगाहों का अध्यक्ष होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। तो जिस प्रकार अभी मंत्री होते हैं ना, हर एक मंत्रालय होता है, उसी प्रकार इस समय अध्यक्ष होता था हर एक विभाग का। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष मानकीकृत भार और माप का प्रभारी कहलाता था। इसके बाद आगे देखेंगे अश्वाध्यक्ष जो कि घोड़ों का अध्यक्ष होता था। हस्ताध्यक्ष हाथियों का होता था। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष और यह होता था महालेखाकार। रथाध्यक्ष युद्ध रथों का अध्यक्ष। पदाध्यक्ष पैदल सैनिक जो पैदल सेना होती थी उसका अध्यक्ष, इसको बोलते थे पदाध्यक्ष। और पणाध्यक्ष, पण्या और पणा में कंफ्यूज नहीं होना है। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का होता था और पणाध्यक्ष व्यापार मूल निर्धारण और राज्य द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण इकाइयों के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन होता था उसके विपरीत के प्रभार का जो अधिकारी होता था वह पणाध्यक्ष होता था। तो इसी की एक इकाई आप समझ लें वाणिज्य विभाग की, उसी प्रकार का कार्य है, व्यापार से संबंधित ही, लेकिन दोनों अलग अलग होते थे। इस प्रकार रूपदर्शक यह सिक्कों का निरीक्षक होता था। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का, नमक को लवण कहते हैं तो ये लवणाध्यक्ष थे। पत्नाध्यक्ष या बंदरगाहों का, पत्तन कहते हैं ना बंदरगाहों को, तो बंदरगाहों का जो अध्यक्ष था उसे पत्नाध्यक्ष कहते थे। संस्था अध्यक्ष बाजार का अधीक्षक होता था और नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये विभिन्न पद थे, विभिन्न अध्यक्ष थे जो कि विभागों से संबंधित थे, जिनका कार्य यह होता था, यह हमने देखा। इसके आगे देखेंगे मौर्य प्रशासन की प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन कैसा था इसके बारे में देखेंगे। मौर्य काल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को आरंभ में 4 प्रांतों में बांटा गया और बाद में अशोक के कार्यकाल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई।
यह 5 प्रांत थे: प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और कलिंग। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था। यह कुमार राजवंश से संबंधित होते थे। प्रांतों को आगे और भागों, जिले और ग्राम में बांटा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। 100 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। जब 100 गांव मिल जाते थे तो उसको संग्रहण कहते थे। जैसे कि आज के समय में गाँव को मिला के तहसील बनती है, तहसीलों से नगर बनते हैं, तो उस समय क्या होता था, 100 गाँव को मिलाकर एक संग्रहण बनता था। सभी प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन के लिए अलग अलग अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद नगर प्रशासन देखेंगे। नगर प्रशासन में मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इस पुस्तक में मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन किया है और उनके कार्यों के बारे में भी बताया है, तो देख लेते हैं। ये 6 समितियाँ कौन कौन सी थी। पहली समिति थी जो कि उद्योग का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति थी क्षेत्र में आने वाले विदेशियों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति थी, इस समिति का कार्य जनगणना करना था। और चौथी समिति जो थी, इस समिति का कार्य व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था करना था। पंचम समिति यानी कि 5वीं जो समिति थी, इस समिति का कार्य था कि विक्रय व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था करना। और फिर जो 6वीं समिति थी वो बिक्री इत्यादि की व्यवस्था करती थी। तो ये सारी समितियाँ थी, 6 समितियाँ जो कि इनके नगर प्रशासन में मिलती हैं। यूनानी लेखक मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा किया जाता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। इस दौरान नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण का कार्य जैसे कि मार्ग निर्माण, चिकित्सालय निर्माण और शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि जैसे कार्य किए जाते थे। तो जैसे कि आज के समय में नगरों में नगर पालिकाएँ होती हैं और उसकी फिर वार्ड समितियां होती हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, वो अपने अपने जो अपना स्थान होता है अपने अपने वार्ड में काम करवाते हैं। तो उसी प्रकार से ये समितियां थी और उस समय 6 समितियां थी। 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे और वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करवाते थे, जैसे कि मार्ग का निर्माण करवाना, चिकित्सालय का निर्माण और शिक्षा की व्यवस्था। तो ये सारे कार्य करवाते थे। तो ये नगर प्रशासन था। इसके बाद न्याय प्रशासन देखते हैं। मौर्य काल में विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्नतम स्तर का जो न्यायालय था वह ग्राम न्यायालय था। इस न्यायालय में ग्राम का प्रधान और गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा न्याय किया जाता था। राजा का न्यायालय मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय था। तो जो सबसे छोटे स्तर पर अगर न्याय मिलने की कोई व्यवस्था थी तो वो ग्राम स्तर पर थी और इसमें ग्राम के पंच होते थे। जैसे कि पंच होते हैं ना आज, उस समय ग्राम का सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो होता था और ग्राम का प्रधान होता था। तो ये लोग मिलकर ही न्याय कर देते थे। इसके अलावा जब राजा के पास न्यायालय जो रहता था, जो राजा न्याय करता था, वह इस समय का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता था। इसके बाद सैन्य प्रशासन देखेंगे। मौर्य काल के जो साम्राज्य था उसका विस्तार की एक प्रमुख कारण उनकी संगठित और सुव्यवस्थित सेना। मौर्य काल में पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, गज सेना भी थी और रथ सेना भी थी। इसके प्रकार नौसेना भी इनकी थी। यह सेना किसी भी दिशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थी। सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। और यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेना का वर्णन भी किया है। यूनानी लेखक यानी कि मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और 800 रथ सवार सैनिक थे। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में सैनिक थे और अच्छी एक संगठित सेना इनकी कहेंगे। और इसमें जो समितियां थी सेना के अंदर उनका वर्णन किया गया है। कौन कौन सी समितियां थी देख लेते हैं। पहली समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोहियों की, जो अश्वारोही होते थे उनकी सेना की देखरेख करने का कार्य इनका रहता था। 5वीं समिति गज सेना की देखरेख करती थी और 6ठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। तो ये 6 समितियां थीं। तो यहाँ तक हमने देखा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयाँ, नगर प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न पद और उनके कार्य। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।